बहनोई हैं तो 5 साल से उनके प्लॉट्स के ऊपर कब्जा हुआ था। मैं कहूँ अब हमारी गवर्नमेंट है, कब्जा तो छुड़वा दो। प्राइम मिनिस्टर का ब्रदर इन लॉ, यानी ये हालात था। क्या मैं इन लोगों को पैसे ना देता कि मेरे बच्चे को सजा हो जाए? हर साल हजारों प्लॉट्स पर गैर कानूनी कब्जा किया जाता है। कोर्ट्स में सालों साल केसेस चलते हैं। बहुत कम ऐसा हुआ है कि लैंड ओनर्स को इंसाफ मिला हो। एक एस्टीमेट के मुताबिक करीब 20 लाख केसेस ऐसे हैं जिनके डिसीजन पाकिस्तान के हायर और लोअर कोर्ट्स में अभी तक पेंडिंग है। पाकिस्तान क्यों इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स में 116th आउट ऑफ 129 कंट्रीज पर रैंक करता है? कौन है ये कब्जा माफिया, ये कैसे काम करते हैं और इनकी कोई पूछगछ क्यों नहीं होती? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सब जगह गया हूँ, अदालतों में भी गया हूँ, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला। देखो ओवरसीज पाकिस्तानी का मेरी कोई मदद नहीं कर रहा हो। इमरान खान साहब अपने बहनोई का कब्जा नहीं चढ़ा सके। उन्होंने 5 IG चेंज किए हैं। कब्जा माफिया ने सदर मुमलिकत को भी चूना लगा दिया। 400 गज का प्लॉट खरीदा जिसे कब्जा माफिया ने चाइना कटिंग के जरिए किसी और को फरोख्त कर दिया है। My appeal is to Prime Minister of Pakistan, Chief Justice, IG साहब, help us return this property. उसको वो कब्जा ग्रुप धमकियां दे रहा है, फिर उसकी मुझे आई कि जी वो उनको धमकियां दे रहे हैं कि मार देंगे, और उसको शाम को गोली मार दी। उनको पता है कब्जा ग्रुप को कि वो जानता है प्राइम मिनिस्टर की नजर है उसको। अगर उसको नहीं, उसको इस तरह दिन दिहाड़े गोली मार दी है तो फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो दंदनाते फिर रहे हैं बाहर। पिछले कई सालों से कुछ लोगों ने लैंड ग्रैबिंग को एक कारोबार बना रखा है। ये लोग कुछ गुंडे हायर करते हैं, इन्हें वेपन्स देते हैं और ये गुंडे खुलेआम किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेते हैं। यहाँ वो लोग जो इन गुंडों से ये सब काम करवाते हैं, इन्हें लैंड माफिया कहा जाता है। काफी हद तक लोकल पुलिस और कोर्ट्स की तरफ से इस माफिया को सपोर्ट दी जाती है और बदले में इन्हें इनका पूरा शेयर मिलता है। इसके बाद लैंड ओनर्स को या तो हथियार के जोर पर डरा धमका कर चुप करवा दिया जाता है, या फिर ये माफिया जमीन के बदले पैसों की डिमांड करता है और ना चाहते हुए भी जमीन के मालिक को ये पैसे देने पड़ते हैं। कितने दुख की बात है कि अपनी ही चीज के लिए इन्हें दोबारा से पैसे भरने पड़ते हैं। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का करीब 8,24,000 एकड़ एरिया लैंड माफिया के कब्जे में है। इस पर इमरान खान पाकिस्तान की हिस्ट्री में वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इस लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन लिया। मैंने एक ये जो सारे पाकिस्तान में कब्जा ग्रुप है, इनके खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इन्होंने साल 2018 में पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस की जिस पर पब्लिक किसी भी प्रॉपर्टी पर कब्जे की कंप्लेंट डायरेक्टली लॉन्च कर सकती थी। और इंटरेस्टिंगली दुबई में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 87 कंट्रीज की 4,600 ऐप्स में से पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल को सेकंड बेस्ट गवर्नमेंट ऐप पर रैंक किया गया। इमरान खान ने सिटीजन पोर्टल के अलावा कैडेस्ट्रल मैपिंग जैसी टेक्निक का भी इस्तेमाल किया। ये एक तरह का डिजिटल मैप होता है जिसमें बाउंड्रीज क्लियरली देखी जा सकती हैं और इसकी मदद से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कितना एरिया किसकी ओनरशिप में आता है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरे पाकिस्तान का सर्वे किया गया जिससे ये पता चला कि करीब 1800 बिलियन रुपए फॉरेस्ट लैंड, 307 बिलियन रुपए रेलवे, 98 बिलियन रुपए सिविल एविएशन अथॉरिटी, 52 बिलियन रुपए नेशनल हाईवेज लैंड और 117 बिलियन रुपए ट्रस्ट प्रॉपर्टी पर लैंड माफिया का कब्जा है। और कुल मिला के ये करीब 5.59 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। सही सुना आपने, 5 ट्रिलियन, यानी बात अब मिलियन या बिलियन से कहीं आगे निकल चुकी थी। इस पर इमरान खान ने एक्शन लिया और इस क्रैकडाउन में करीब 400 बिलियन रुपए की जमीन इन लैंड माफिया के कब्जे से निकलवाई गई। और अभी ये क्रैकडाउन चल ही रहा था कि इमरान खान की हुकूमत नो कॉन्फिडेंस मोशन से गिरा दी गई। बाकी की पार्टीज फिर से पावर में आई और इस क्रैकडाउन का किस्सा हो गया खत्म। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये गवर्नमेंट लैंड माफिया के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? क्योंकि इन लैंड माफिया को बैक करते हैं करप्ट पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स। शुरू ऐसे हुआ कि यहाँ जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, जो ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज, इन्होंने सबसे पहले कब्जा ग्रुपों को पालना शुरू किया। और मैं शुरू में आपको कहा कि ये कब्जा ग्रुप इनके जलसे भी फाइनेंस करते थे, इनको भी फाइनेंस करते थे, इनकी ATM मशीनें भी बने हुए थे, इनको ये इनकी पनाह पे बैठे हुए थे। जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, गवर्नमेंट के अंदर बैठ के वजीर और प्राइम मिनिस्टर्स इनको प्रोटेक्ट करते थे, बल्कि कई वजीर खुद कब्जा ग्रुप के हिस्से बने हुए थे, उन्होंने भी जमीनों पे कब्जे किए हुए। और जो कब्जे की जमीन रिट्रीव की गई थी, इसमें 36 बिलियन रुपए की जमीन पर खुरम दस्तगीर, सेनेटर चौधरी तावीर, ख्वाजा आसिफ और आबिद शेर अली जैसे 4 और PMLN पार्टी मेंबर्स के इलीगल कब्जे थे। सिर्फ पॉलिटिशियन या ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट टाइकून मलिक रियाज जो बहरिया टाउन के मालिक हैं, इन पर भी लैंड ग्रैबिंग के कई केसेस देखे गए हैं। इन्होंने पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोसाइटी बहरिया टाउन कराची बनाई
जिसमें साबित हुआ कि 70,000 एकड़ फॉरेस्ट लैंड इलीगली लीज की गई और 1,45,000 एकड़ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाई गई। पब्लिक की तरफ से काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। इसके साथ साथ उस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने भी सिंध कैबिनेट को एक्शन लेने का नोटिस इशू किया, लेकिन कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया मलिक रियाज के खिलाफ। इसके अलावा कुछ सिंधी और बलोच जो सालों से खेती बाड़ी करते आ रहे थे और अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते थे मलिक रियाज को, इनको थ्रेट किया जाता था और अगर फिर भी ये लोकल्स ना मानते तो उस वक्त के एक लोकल पुलिस ऑफिसर SSP राव अनवार इनके खिलाफ फेक टेररिज्म चार्जेस लगाकर इन्हें मजबूर किया करते थे कि ये आधे रेट्स पर अपनी सारी ज़मीनें बहरिया टाउन को दें। यही सब करके मलिक रियाज ने बहरिया टाउन कराची बनाया और सिर्फ ये लोकल्स ही नहीं थे जिनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, बल्कि बहरिया टाउन के अपने कस्टमर्स जो यहाँ प्लॉट्स खरीदते थे इनके साथ भी यही कुछ होता चला आया है। अरशद अली जो बहरिया टाउन के एक कस्टमर थे वो बताते हैं कि इन्होंने बहरिया टाउन में प्लॉट खरीदा, सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करने के बाद ये प्लॉट बहरिया की तरफ से कैंसिल कर दिया गया और अभी तक उन्हें इसका कोई रिफंड नहीं मिला। कुछ लोगों से डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर प्रॉपर्टी वैल्यू का 35% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता रहा। इसी तरह एक और कस्टमर का कहना था कि जब वो सारी इंस्टॉलमेंट्स, पोजेशन चार्जेस और यूटिलिटी कनेक्शन चार्जेस पे करने के बाद अपने विला की चाबियां लेने गए तो इस टाइम पर इन्हें 1.7 मिलियन रुपए का एक और डिमांड नोट दे दिया गया, जो कि सेल परचेज एग्रीमेंट की सीधी वायलेशन है। लेकिन इस सब के बावजूद मलिक रियाज के खिलाफ अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि ये पाकिस्तान के इन्फ्लुएंशियल लोगों में से एक हैं। इनके ताल्लुकात हर पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट के साथ हैं और पाकिस्तान में रिश्वत देने के लिए मलिक रियाज मशहूर है। मैं जब कहता हूँ कि रिश्वत इस मुल्क में है, इस मुल्क में रैंसम है, इस मुल्क में बत्ता है, तो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सब मुझे क्रिटिसाइज करते हैं कि मलिक रियाज कहता है कि करप्शन है। टीवी से मैसेज है, आपको मलिक रियाज साहब ने सिर्फ बुक का गिफ्ट ऑफर किया। ये एंड में बात करेंगे जर्नलिस्ट की, अभी नहीं छेड़ेंगे। हम दोनों आपसे कहेंगे और किसी को नहीं, मुझे तो आप साफ करें। नहीं, मैं कहूँगा मुझे अब दें, आज दें, सबके सामने दें। मुझे तो घर चाहिए, बिला चाहिए जो अपने हामिद को दें। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को लेकर कई माफिया और स्कैमर्स भी देखने को मिले हिस्ट्री में, जैसे गवादर लैंड स्कैम, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ एम्प्लॉयज ने मिलकर फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स बनाए और कई एकड़ जमीन को इलीगली सेल किया, जिससे करीब 160 मिलियन रुपए का लॉस हुआ नेशनल एक्सचेकर को। इसके बाद अगर बात करें DHA यानी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की, तो इसे ऑन करती है पाकिस्तान की फौज। DHA ने पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में अपनी सोसाइटीज बनाई जो काफ़ी क्रिटिसिज्म का शिकार हुई। जैसे DHA लाहौर में आर्मी ने गैर कानूनी तौर पर ज़मीन पर कब्जे किए, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने आर्मी को पाकिस्तान का बिगेस्ट लैंड ग्रैबर का नाम दिया, क्योंकि आर्मी ने हाई कोर्ट की भी 50 कनाल ज़मीन पर कब्जा कर रखा था। DHA पेशावर में वहाँ की दो पॉलिटिकल पार्टीज पख्तूनख्वा उलासी तहरीक और खिदमतगार कौमी जिरगा ने आवाज़ उठाई कि आर्मी शाही बाला और स्पेर सन के इलाकों पर कब्जा किए हुए है और वहाँ के लोकल्स को मजबूर किया जाता है ये जगह बेचने के लिए, जबकि वो किसी सूरत नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन यहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया KPK गवर्नमेंट की तरफ से और इन लोकल्स को कुछ पैसे देकर डरा धमकाकर चुप करवा दिया गया। लीडिंग डिफेंस एनालिस्ट आयशा सिद्दीका अपनी एक किताब इनसाइड पाकिस्तान मिलिट्री इकोनॉमी में लिखती हैं कि पाकिस्तान के टोटल लैंड का 12% आर्मी के कब्जे में है। इसके अलावा फौज अपने लिए बैंक्स, बेकरीज, पेट्रोल पंप, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी बना चुकी है और जिस तेज़ी के साथ आर्मी बिजनेस कर रही है, आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान के हर बिजनेस में आपको फौज ही नजर आएगी। टॉपिक पर वापस आए तो DHA कराची पर लैंड ग्रैबिंग का तो कोई केस नहीं देखा गया, लेकिन आर्मी ने 490 एकड़ मैंग्रोव फॉरेस्ट काट कर इसकी जगह DHA फेज 7 और 8 बना दिया। इसी तरह DHA मुल्तान में भी करीब 1 लाख आम के दरख्त काट कर यहाँ भी DHA बनाया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रक्स भर के इन कटे हुए दरख्तों को ले जाया जा रहा है। इस सैटेलाइट इमेज को देखें तो 2010 में कितना फॉरेस्ट कवर था इस एरिया में। 2015 तक ये आधे से ज़्यादा काट दिया गया और 2017 में ये दरख्त बिल्कुल ना होने के बराबर रह गए। पाकिस्तान दुनिया में आम के बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है और इस डिफोरेस्टेशन की वजह से एक्सपोर्ट तो डिस्टर्ब हुई ही है और साथ में क्लाइमेट चेंज पर काफ़ी इफेक्ट हुआ है। इन शॉर्ट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दरख्त एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्योंकि फॉरेस्ट खत्म किए जा रहे हैं इन सोसाइटीज़ को बनाने के लिए, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन का वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से हम हर साल फ्लड्स, ड्राउट्स, हैवी रेनफॉल और हीट वेव से अफेक्ट हो रहे हैं। इसको आसानी से समझने के लिए क्लाइमेट चेंज पर एक डिटेल्ड वीडियो अलग से चैनल पर मौजूद है, आप पॉपअप आइकन पर क्लिक करके इसको देख सकते हैं।
अब यहाँ पर गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह इसने टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए एक एंटी टेररिज्म स्क्वाड बनाया, स्ट्रीट क्राइम्स को कम करने के लिए डॉल्फिन फोर्स बनाई, इसी तरह लैंड माफिया को खत्म करने के लिए एक नई फोर्स बनाई जाए जिसके पास इंडिपेंडेंट राइट्स हों और सब लैंड ग्रैबिंग केसेस भी यही इन्वेस्टिगेट करे ताकि जुडिशरी पर केसेस का बर्डन कम हो और जितना जल्दी हो सके इन सब केसेस के फैसले किए जाएं। डेट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।